वेलकम बैक। गुणात्मक विश्लेषण के अंदर हम प्रारंभ करने जा रहे हैं ऑक्सीकारक व अपचायक, जो कि गुणात्मक विश्लेषण की प्रक्रिया में अकार्बनिक मिश्रण के धनायनों और ऋणायनों के परीक्षण के अंदर जो ऑक्सीकारक और अपचायक हम प्रयुक्त करते हैं, विश्लेषण में जो प्रयुक्त करते हैं, उनकी यहाँ पर चर्चा की जाएगी। इसमें सबसे पहले यहाँ पर आप दो परिभाषाएं ध्यान रखें। सबसे पहली है ऑक्सीकारक या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और सेकंड हम बात कर रहे हैं अपचायक या रिड्यूसिंग एजेंट। इसको हम कहते हैं रिड्यूसिंग एजेंट और ऑक्सीकारक को कहा जाता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सबसे पहले इसका अर्थ समझें। ऑक्सीकारक, ऐसे पदार्थों को ऑक्सीकारक कहा जाता है जो रासायनिक अभिक्रिया में स्वयं अपचयित होते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ, ऑक्सीकारक या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन से होंगे? ऐसे पदार्थ जिनमें स्वयं का अपचयन होता है उनको ऑक्सीकारक कहेंगे। और अपचायक किसको कहा जाता है? ऐसे पदार्थ जिनमें स्वयं का ऑक्सीकरण होता है। तो ऐसे पदार्थ जो स्वयं का ऑक्सीकरण करते हैं वो अपचायक के रूप में काम करेंगे, क्योंकि ये दूसरे पदार्थ का अपचयन कर सकते हैं। इसी तरीके से जो जिनमें स्वयं का अपचयन होता है वे दूसरे पदार्थ का ऑक्सीकरण करते हैं, इसलिए इनको ऑक्सीकारक कहा जाता है। जो दूसरे पदार्थ का ऑक्सीकरण करे ऑक्सीकारक, जो दूसरे पदार्थ का अपचयन करे उसको अपचायक कहा जाता है। लेकिन स्वयं जो अपचायक है उनमें स्वयं का ऑक्सीकरण होगा और जो ऑक्सीकारक है उनका स्वयं का अपचयन होता है। तो अगर हम इसको ऑक्सीकरण अंक के रूप में प्रदर्शित करें तो अपचयन किसको कहा जाता है? ऑक्सीकारक में स्वयं का अपचयन होता है, इसका मतलब ऑक्सीडेशन नंबर जो भी होगा उसमें हमेशा क्या होगी? कमी होगी। तो ऑक्सीकरण अंक यहाँ पर घटेगा। जबकि अपचायक है तो उस अपचायक के ऑक्सीकरण अंक में वृद्धि होती है, क्योंकि इनका ऑक्सीकरण होता है। इसी तरीके से यदि हम बात करें इलेक्ट्रॉन की, तो चूंकि अपचयन हो रहा है तो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने वाले पदार्थों का अपचयन होता है और इलेक्ट्रॉन प्रदान करने वाले या दाता पदार्थों का हमेशा ऑक्सीकरण होता है और वे अपचायक की तरह कार्य करते हैं। तो ऑक्सीकरण में ऑक्सीकरण अंक में वृद्धि होती है और इलेक्ट्रॉन प्रदान किए जाते हैं या इलेक्ट्रॉनों की संख्या में कमी होती है, उसी को हम ऑक्सीकरण कहते हैं। जबकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ेगी और ऑक्सीकरण अंक घटेगा, उसी को हम अपचयन कहते हैं। और जिन पदार्थों में ऑक्सीकरण अंक में कमी और इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रक्रिया होती है वे ऑक्सीकारक की तरह कार्य करते हैं, जबकि जिनके ऑक्सीकरण अंक में वृद्धि और इलेक्ट्रॉन प्रदान करते हैं उन्हीं को हम अपचायक की रूप श्रेणी में रखते हैं। एग्जाम्पल के रूप में यदि मैं लेता हूं तो इन गुणात्मक विश्लेषण की प्रक्रिया में मुख्यतः हम एक तो HNO3 ऑक्सीकारक के रूप में प्रयुक्त करते हैं, एक KMnO4 ऑक्सीकारक के रूप में प्रयुक्त करते हैं। इसी तरीके से पोटेशियम डाइक्रोमेट Ka2Cr2O7 ऑक्सीकारक के रूप में प्रयुक्त करते हैं, मैंगनीज डाइऑक्साइड ऑक्सीकारक के रूप में प्रयुक्त करते हैं। इसके अलावा क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन भी ऑक्सीकारक के रूप में अलग अलग जगह प्रयुक्त किए जाते हैं। तो क्लोरीन को क्लोरीन जल के रूप में, ब्रोमीन को ब्रोमीन जल के रूप में और आयोडीन को हम आयोडीन विलयन के रूप में प्रयुक्त करते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर ये सभी ऑक्सीकारक हैं और ऑक्सीकारक हैं, इसका मतलब इनके ऑक्सीकरण अंक में रासायनिक अभिक्रिया करते समय कमी होगी और इसीलिए ये ऑक्सीकारक की प्रकृति प्रदर्शित करते हैं, क्योंकि स्वयं का अपचयन होता है। लेकिन यदि मैं यहाँ पर उदाहरण की बात करता हूँ तो यहाँ पर अपचायक हम बहुत कम मात्रा में यूज़ करते हैं, जिसमें एक तो है फेरस अमोनियम सल्फेट, जिसमें Fe2+ आयन होते हैं जो अपचायक के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। इसी तरीके से टिन SN है, टिन का भी यहाँ पर अपचायक के रूप में उपयोग किया जाता है। SnCl2 अपचायक के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। टिन क्लोराइड या स्टेनस क्लोराइड कहते हैं। इसी तरीके से यहाँ पर SO2 भी अपचायक के रूप में प्रयुक्त किया जाता है और इसी तरीके से यहाँ पर अपचायकों का उपयोग हम करते हैं। तो यहाँ पर हम मूल रूप से पोटेशियम आयोडाइड, सल्फर डाइऑक्साइड, फेरस अमोनियम सल्फेट
और इस स्टेनस क्लोराइड इनका अपचायकों के रूप में उपयोग करते हैं। तो अब हम एक एक करके चर्चा करते हैं। तो आप तो वापस ध्यान रखना है, ऑक्सीकारक अपचायक, अपचयन होता है, इनका ऑक्सीकरण होता है, इनके ऑक्सीकरण अंक में कमी होती है, ऑक्सीकरण अंक में वृद्धि होती है, इनके इलेक्ट्रॉन प्रक्रिया ग्रहण करते हैं या अभिक्रियाओं में इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जाते हैं, जबकि ये इलेक्ट्रॉन प्रदान करते हैं, और उसी के आधार पर हम इसकी व्याख्या करेंगे। और यहाँ पर हम एक एक का वर्णन करते हैं। सर्वप्रथम हम प्रारंभ करते हैं ऑक्सीकारक। तो गुणात्मक विश्लेषण में ऑक्सीकारक क्या क्या काम करते हैं और इनका उपयोग हम कहाँ करते हैं, उनकी प्रक्रिया लेके चलें। सबसे पहले मैं बात करता हूँ HNO3, जिसको कहा जाता है नाइट्रिक अम्ल। नाइट्रिक अम्ल प्रबल ऑक्सीकारक है और सामान्यतः सामान्य कार्बनिक यौगिकों के ऑक्सीकरण में बहुत कम प्रयुक्त किया जाता है, लेकिन अकार्बनिक यौगिकों के ऑक्सीकरण के अंदर नाइट्रिक अम्ल प्रबल ऑक्सीकारक के रूप में वर्ग 3 में Fe2+ अर्थात फेरस आयनों को फेरिक आयनों में परिवर्तित करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। इंपॉर्टेंट रूप से ध्यान रखना, नाइट्रिक अम्ल का उपयोग कहाँ किया जाता है? क्षारीय मूलकों के वर्ग संख्या 3 में। यदि आप इसको रोमन अंकों में लिखें तो भी चलेगा। तो वर्ग संख्या 3 में हम Fe2+ या फेरस आयनों को फेरिक आयनों में ऑक्सीकृत करने के लिए नाइट्रिक अम्ल का उपयोग करते हैं या HNO3 का उपयोग करते हैं। तो हम पहले वर्ग में H2S प्रवाहित करने के बाद में जब हम तीसरे वर्ग की ओर बढ़ते हैं तो विलयन के अंदर हम सांद्र HNO3 की 2-3 ड्रॉप्स या बूंद मिला करके परख नली को तीव्र गर्म करते हैं, जिसमें उस परख नली में घुली हुई H2S गैस पृथक हो जाती है तथा विलयन में उपस्थित यदि Fe2+ आयन दिए गए हैं, फेरस आयन दिए हैं, तो उनको फेरिक आयनों में ऑक्सीकृत करने के लिए नाइट्रिक अम्ल मिलाया जाता है। अब ऐसा क्यों होता है? उसका रीजन है Fe2+ का सल्फ हाइड्रोक्साइडों के साथ में हम OH- के साथ इसके विलेयता गुणनफल की बात कर रहे हैं दोनों में। तो हाइड्रोक्साइडों के साथ क्योंकि तीसरे वर्ग का वर्ग अभिकर्मक NH4Cl की उपस्थिति में NH4OH है और उसका सक्रिय आयन OH- ही इन आयनों के साथ में संयोजित होकर के विलेयता गुणनफल को प्रदर्शित करता है और आयनिक गुणनफल को दर्शाता है, उसी के रूप में इनका अवक्षेपण किया जाता है। लेकिन फेरस आयनों का KsP बहुत उच्च होता है, इसलिए इसका अवक्षेपण सामान्य अमोनियम क्लोराइड की उपस्थिति में नियंत्रित OH आयन उत्पन्न करके फेरस आयनों के हाइड्रोक्साइडों का अवक्षेपण नहीं किया जा सकता है, अर्थात FeOH होल ट्वाइस जिसके विलेयता गुणनफल का मान बहुत अधिक है, तो यह आयनिक गुणनफल जो Ki था उसकी तुलना में बहुत अधिक होने के कारण Ki बहुत अधिक होगा तब भी अवक्षेपण संभव है और सामान्य नियंत्रित परिस्थितियों में नियंत्रित OH आयन उत्पन्न करके Fe+2 को हम अवक्षेपित नहीं कर सकते हैं क्योंकि विलेयता गुणनफल अधिक है। इसलिए उसको हम किस में बदल देते हैं? Fe3+ में इसको परिवर्तित कर दिया जाता है और Fe3+ में बदलें तो Fe3+ का विलेयता गुणनफल क्या होता है? निम्न होता है, कम होता है। इसलिए कम मात्रा में OH आयन की उपस्थिति में भी इसका अवक्षेपण किया जा सकता है। इसलिए अवक्षेपण आसानी से करने के लिए हम फेरस आयनों को फेरिक आयनों में परिवर्तित करते हैं और यहाँ पर ऑक्सीकारक के रूप में नाइट्रिक अम्ल का उपयोग किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछा जाता है कि वर्ग 2 के विलयन या वर्ग संख्या 2 किसमें? क्षारीय मूलकों के वर्ग संख्या 2 का जो छनित्र प्राप्त होता है उस छनित्र में नाइट्रिक अम्ल डाल करके गर्म क्यों करते हैं? तो उसके 2 कारण हैं। गर्म करने से H2S प्रवाहित की गई थी वो पृथक हो जाएगी ताकि अगले पद के अंदर बाधा उत्पन्न नहीं करे। नंबर 2, इसमें जो Fe2+ आयन उपस्थित है जिनका विलेयता गुणनफल हाइड्रोक्साइड के रूप में बहुत अधिक होता है, उसको निम्न विलेयता गुणनफल के फेरिक हाइड्रोक्साइड आयनों के रूप में अवक्षेपित करने के लिए फेरिक आयनों में बदलने के लिए हम HNO3 का उपयोग करते हैं और यहाँ पर HNO3 ऑक्सीकारक का काम करता है क्योंकि Fe2+ से Fe3+ में यहाँ पर इसका ऑक्सीकरण कर रहा है। कौन कर रहा है? नाइट्रिक अम्ल। तो नाइट्रिक अम्ल इस Fe+2 का ऑक्सीकरण कर रहा है, इसलिए इसको हम कहते हैं ऑक्सीकारक।
इसी तरीके से मैं सेकंड ऑक्सीकारक काम में लेता हूँ जिसको KMnO4 या इसका नाम होता है पोटेशियम परमैंगनेट। पोटेशियम परमैंगनेट, इसको हम लाल दवा भी कहते हैं। क्या कहा जाता है? लाल दवा भी कहते हैं और नाम है पोटेशियम परमैंगनेट। पोटेशियम परमैंगनेट सूत्र ये है और ये भी एक प्रबल ऑक्सीकारक है। इसकी खासियत ये है कि यह अम्लीय माध्यम में, क्षारीय माध्यम में और उदासीन तीनों माध्यमों में ये ऑक्सीकरण प्रक्रिया दर्शाता है। तो यह अम्लीय, क्षारीय और उदासीन तीनों माध्यम के अंदर ऑक्सीकारक प्रकृति प्रदर्शित करता है और प्रबल ऑक्सीकारक के रूप में काम करता है। और यहाँ पर हम गुणात्मक विश्लेषण के अंदर KMnO4 के अम्लीय विलयन का उपयोग करते हैं, अर्थात अम्लीय माध्यम में KMnO4 यहाँ पर ऑक्सीकारक के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। और यदि अम्लीय माध्यम में KMnO4 ऑक्सीकारक के रूप में प्रयुक्त किया जाए तो इसका परमैंगनेट आयन जो कि ऑक्सीकारक प्रकृति प्रदर्शित करता है यह Mn2+ में परिवर्तित हो जाता है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं Fe का ऑक्सीकरण अंक +7 है। 4 × 2 8 ऑक्सीजन पर आवेश, एक दिख रहा है, 7 उदासीन हुए, किसने की? Mn ने। ऑक्सीकरण अंक हो गया +7, जबकि Mn2+ के अंदर आवेश ही इसका ऑक्सीकरण अंक है तो +2। तो +7 से +2 ऑक्सीकरण अंक में कमी, और ऑक्सीकरण अंक में कमी को हम यहाँ पर क्या कहते हैं? अपचयन। अर्थात KMnO4 में MnO4- परमैंगनेट आयन का Mn2+ आयन में अपचयन हो रहा है, इसलिए यह ऑक्सीकारक के रूप में काम करता है। और ऑक्सीकारक के रूप में किन किन का ऑक्सीकरण करता है ये इंपॉर्टेंट है। तो पोटेशियम परमैंगनेट प्रबल ऑक्सीकारक है। यह बैंगनी रंग का, ये ध्यान रखना, वॉयलेट या बैंगनी रंग का द्रव है, बैंगनी रंग का द्रव है। और प्रयोगशाला में इसको काम में लेते हुए हम अति तनु विलयन का उपयोग करते हैं, अति तनु विलयन प्रयुक्त करते हैं। और उसी विलयन का उपयोग हम यहाँ पर ऑक्सीकारक के रूप में करके हम गुणात्मक विश्लेषण करते हैं। गुणात्मक विश्लेषण में यह KMnO4 अम्लीय माध्यम में किन किन का ऑक्सीकरण करता है तो उसकी प्रक्रिया ध्यान रखें। अगर KMnO4 के जलीय विलयन के अंदर, अम्लीय माध्यम के अंदर यदि H2S प्रवाहित की जाती है तो ये H2S गंधक में परिवर्तित हो जाता है और KMnO4 रंगहीन हो जाएगा। तो जब भी अभिक्रिया होगी KMnO4 कैसा हो जाएगा? विलयन रंगहीन हो जाएगा। क्यों हो रहा है? क्योंकि यहाँ KMnO4 में MnO4 है, ये तो बैंगनी रंग का है, लेकिन अगर बैंगनी रंग का ये MnO4 Mn2+ में बदल जाता है तो विलयन लगभग रंगहीन या हल्के भूरे रंग में परिवर्तित हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में विलयन में KMnO4 का बैंगनी रंग उड़ जाएगा और हल्का सा Mn2+ का रंग, या हम कह सकते हैं विलयन रंगहीन हो जाता है। तो H2S प्रवाहित करने पर अम्लीय KMnO4 का रंग उड़ जाता है, क्योंकि यहाँ पर H2S किसमें अपचयित हो जाती है? ये ऑक्सीकृत होती है सल्फर में। तो 2- से 0 ऑक्सीकरण अंक, अर्थात यहाँ पर इसके सल्फर का ऑक्सीकरण अंक -2 था, यहाँ पर इसका 0 है। तो ये प्रक्रिया इसके ऑक्सीकरण को प्रदर्शित करती है। तो यहाँ पर KMnO4 स्वयं अपचयन, इसका अपचयन हो रहा है, इसलिए ये ऑक्सीकारक के रूप में प्रयुक्त होता है। ऐसे ही यदि KMnO4 के अंदर हम H2S की जगह C2O4 क्या कहलाता है? ऑक्जेलेट आयन, ऑक्जेलिक अम्ल का आयन है। और ये भी अगर अम्लीय माध्यम में KMnO4 के साथ अभिक्रिया करता है तो यह कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर ऑक्सीकृत होता है और इसीलिए इसको हम ऑक्सीकरण कहते हैं। तो इसलिए ऑक्जेलेट आयनों का परीक्षण भी करना हो तो पोटेशियम परमैंगनेट के तनु विलयन के अंदर यदि हम ऑक्जेलिक अम्ल मिला दें या ऑक्जेलेट आयन उपस्थित है और ऑक्जेलेट आयन युक्त विलयन में यदि KMnO4 का तनु विलयन मिलाएं तो पहले तो बैंगनी रंग आएगा, लेकिन गर्म करने पर या अच्छी तरह से हिलाने पर अभिक्रिया होगी तो बैंगनी रंग उड़ जाता है। और इसीलिए टेस्ट के रूप में पता चलता है कि ऑक्जेलेट विलयन में उपस्थित है या नहीं। तो उपस्थिति
अभिक्रिया के द्वारा प्राप्त या प्रदर्शित की जाती है। तो ऑक्जेलेट का परीक्षण करने के लिए, H2S का परीक्षण करने के लिए, H2S कहाँ प्राप्त होता है? यदि गुणात्मक विश्लेषण में विलयन के अंदर सल्फाइड आयन दिया है तो H2SO4 की उपस्थिति में सल्फाइड H2S बनाता है और निकलने वाली जो H2S गैस है अगर उसके संपर्क में अम्लीय पोटेशियम परमैंगनेट से भीगा फिल्टर पेपर या छन्ना पत्र लाया जाए तो उसका रंग उड़ जाता है और उसी से इसकी पहचान होती है। इसी तरीके से ऑक्जेलिक अम्ल की में ऑक्जेलेट आयनों की पहचान हम इससे कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम नेक्स्ट बात करते हैं तो यदि इसमें सल्फर डाइऑक्साइड प्रवाहित की जाए तो यह सल्फेट में ऑक्सीकृत हो जाती है, अर्थात SO2 कहाँ बनती है? यदि आपको अभिक्रिया मिश्रण में या इनऑर्गेनिक लवण के मिश्रण में सल्फाइट आयन दिया है तो सल्फाइट आयन जो दिए गए हैं उनको यदि H2SO4 के साथ में गर्म किया जाता है या अभिक्रिया कराई जाती है तो SO2 गैस बनती है और SO2 गैस को यदि पोटेशियम परमैंगनेट की विलयन में या तनु विलयन में प्रवाहित किया जाए तो दोनों की अभिक्रिया में SO2 ऑक्सीकृत होगी सल्फेट में और KMnO4 था उसका आयन Mn2+ में परिवर्तित होकर अम्लीय माध्यम में इसका रंग उड़ा देता है। तो इस तरीके से हम यहाँ SO2 की पहचान भी करते हैं, अर्थात सल्फाइट आयनों के परीक्षण में हम इसका उपयोग करते हैं। ऐसे ही यदि ऑक्सीकारक के रूप में हम नेक्स्ट यौगिक की बात करें, अगर Fe2+ दिया है, फेरस आयन है, तो ये भी इसी ऑक्सीकारक की उपस्थिति में फेरिक आयनों में ऑक्सीकृत हो जाते हैं Fe3+ में। और ऐसा अपने फेरस अमोनियम सल्फेट और KMnO4 की अभिक्रिया के अनुमापन के अंदर ये प्रोसेस पर देखा होगा कि KMnO4 फेरस अमोनियम सल्फेट के साथ अभिक्रिया करने से इसका रंग उड़ जाता है। तो यहाँ पर फेरस आयन फेरिक आयन में ऑक्सीकृत होते हैं KMnO4 द्वारा। इसकी जगह यदि मैं स्टेनस आयन लेता हूँ, SnCl2 दिया गया है, तो ये स्टेनिक आयनों में SN4+ में परिवर्तित हो जाता है और इस तरीके से भी ये इनका ऑक्सीकरण करता है। तो KMnO4 चूंकि इन सभी पदार्थों का ऑक्सीकरण करता है इसलिए इसको हम ऑक्सीकारक कहते हैं। तो सिंपल हो जाएगा, पहला ऑक्सीकारक HNO3, दूसरा पोटेशियम परमैंगनेट और पोटेशियम परमैंगनेट अम्लीय माध्यम के अंदर ऑक्सीकरण प्रक्रिया प्रदर्शित करता है। वैसे तो तीनों माध्यम में दर्शाता है लेकिन हम यहाँ पर ज़्यादातर अम्लीय माध्यम में MnO4 का उपयोग करते हैं और अम्लीय माध्यम में बैंगनी रंग अभिक्रिया अगर होती है तो KMnO4 का बैंगनी रंग उड़ जाएगा और इसी से पता चलता है कि उस मिश्रण के अंदर कौन सा घटक बनता है। यदि H2S है तो रंग उड़ जाएगा, ऑक्जेलेट आयन उपस्थित है मिश्रण में तो उसकी पहचान कर सकते हैं, SO2 की पहचान कर सकते हैं, फेरस आयनों और SN2+ आयनों की पहचान भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से प्रबल ऑक्सीकारक के रूप में हमने सेकंड बात की, कौन सा? पोटेशियम परमैंगनेट। अब हम तीसरा ऑक्सीकारक प्रदर्शित कर रहे हैं और वह है पोटेशियम डाइक्रोमेट। पोटेशियम डाइक्रोमेट, क्रोमियम 2 है और ऋणायन है तो 8 अनुरंग लगा के प्रदर्शित करते हैं। और अगर इनका नामकरण आपको सीखना है तो मैंने अलग से रसायन में नामकरण का एक टॉपिक ले रखा है जिसमें आयनिक यौगिकों का नाम कैसे लिखते हैं वो प्रक्रिया आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट दिया गया है, ये भी एक प्रबल ऑक्सीकारक है और ये भी अम्लीय माध्यम में ऑक्सीकरण प्रक्रिया संपन्न करता है। इसके लिए भी कौन सा माध्यम हम लेंगे? माध्यम के रूप में यहाँ पर हम अम्लीय माध्यम का उपयोग करते हैं और अम्लीय माध्यम की उपस्थिति में Cr2O7 2- आयन अम्लीय माध्यम में अभिक्रिया द्वारा Cr3+ में परिवर्तित हो जाता है। इसमें जो डाइक्रोमेट आयन है ये भी रंगीन होता है और ये होता है कौन से रंग का? नारंगी या ऑरेंज कलर का होता है, नारंगी या ऑरेंज कलर का है। और ऑरेंज कलर का डाइक्रोमेट जब Cr3+ आयनों में क्रोमियम 3 आयनों में परिवर्तित होता है तो इनका रंग ग्रीन या हरा होता है। तो हम अभिक्रिया में या गुणात्मक विश्लेषण में रंग परिवर्तन के द्वारा पहचान सकते हैं कि दिया गया यौगिक जो है उसमें डाइक्रोमेट की उपस्थिति में अभिक्रिया संपन्न हो रही है। तो हम आसानी से गुणात्मक विश्लेषण में देख के पहचान सकते हैं कि डाइक्रोमेट द्वारा किन किन का ऑक्सीकरण हुआ है। तो सामान्य परिस्थितियों में डाइक्रोमेट का उपयोग हम किन ऑक्सीकरण अभिक्रियाओं में लेते हैं? तो उसमें पहला है
अगर आपको H2S दिया है तो H2S की उपस्थिति में भी ये सल्फर में परिवर्तित होने के कारण विलयन में हरा रंग उत्पन्न करता है। इसी तरीके से यदि सल्फर डाइऑक्साइड की उपस्थिति पता करनी हो तो सल्फर डाइऑक्साइड को भी ये SO4 में ऑक्सीकृत करता है और इसमें भी विलयन का बैंगनी रंग डाइक्रोमेट का अम्लीय माध्यम में बैंगनी रंग SO2 की उपस्थिति में कैसा हो जाएगा, हरे रंग में परिवर्तित हो जाता है। तो हम SO2 की उपस्थिति भी प्रदर्शित करने के लिए इसका उपयोग करते हैं और SO2 सल्फाइड आयनों के परीक्षण में प्रयुक्त किया जाता है। सल्फाइड आयनों के मिश्रण की उपस्थिति में भी अगर आपको प्रदर्शित करना हो तो अभिक्रिया में अगर सल्फाइड आयन भी उपस्थित हैं तो डाइक्रोमेट की उपस्थिति में सल्फाइड आयनों का सल्फेट आयनों में ऑक्सीकरण हो जाता है और डाइक्रोमेट की अम्लीय विलयन का नारंगी रंग परिवर्तित होकर हरे रंग में बदल जाता है। तो ऐसी स्थिति में हम इन सल्फाइड आयनों की या सल्फाइड मूलक की उपस्थिति पता करने के लिए गैस निकल रही है, सल्फर के जलने जैसी गंध आ रही है, उस गैस की उपस्थिति पता करने के लिए हम डाइक्रोमेट की अम्लीय विलयन का उपयोग करते हैं। अम्लीय विलयन बनाने के लिए पोटेशियम डाइक्रोमेट की निश्चित मात्रा को जल में घोलकर उसमें H2SO4 मिला दिया जाता है या अम्ल मिला करके उसको अम्लीय माध्यम में बदला जाता है। तो ऐसी स्थिति में ये इन तीन का ऑक्सीकरण करता है। इसके अलावा ये Fe2+ का Fe3+ में भी ऑक्सीकरण करता है। इसी तरीके से स्टेनस आयन दिए गए हैं तो उसका स्टेनिक आयनों में भी ये ऑक्सीकरण करता है और इस तरीके से डाइक्रोमेट प्रबल ऑक्सीकारक के रूप में इन पदार्थों की उपस्थिति अभिक्रिया मिश्रण में पता लगाने के लिए उपयोग में लिया जाता है। माध्यम अम्लीय रहेगा, अधिकतर हम अम्लीय माध्यम में इसको प्रयुक्त करते हैं। इसी तरीके से मैं नेक्स्ट ऑक्सीकारक की बात करता हूँ MnO2, जिसको कहा जाता है मैंगनीज डाइऑक्साइड। मैंगनीज डाइऑक्साइड और मैंगनीज डाइऑक्साइड अगर आपने देखा हो तो काले रंग का पाउडर है, काले रंग का पाउडर के रूप में प्रयोगशाला में इसको हम काम में लेते हैं और यह भी ऑक्सीकारक का काम करता है। और MnO2 सामान्य परिस्थितियों में यदि आपको क्लोराइड दे रखा है, ब्रोमाइड मूलक दे रखा है या आयोडाइड मूलक दे रखा है तो इन तीनों का ये ऑक्सीकरण करता है। तो यदि अभिक्रिया मिश्रण में क्लोराइड, ब्रोमाइड और आयोडाइड की उपस्थिति पता करनी हो तो इन तीनों को हम यदि MnO2 की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो अम्लीय माध्यम की उपस्थिति में इसके साथ में हम H2SO4 अम्लीय माध्यम के रूप में मिलाते हैं। तो MnO2 अम्लीय माध्यम की उपस्थिति में इन तीनों को अगर क्लोराइड आयन अभिक्रिया मिश्रण में मूलक के रूप में क्लोराइड दिया गया है तो अभिक्रिया करके किस में परिवर्तित हो जाएगा, क्लोरीन में ऑक्सीकृत होगा। और अगर ब्रोमीन दिया गया है तो Br2 में ऑक्सीकृत हो जाएगा और यदि आयोडीन दिया गया है तो I2 में परिवर्तित हो जाता है। तो और क्लोरीन अगर गैस बनती है तो हल्के हरे पीले रंग की गैस है। ब्रोमीन अगर बनती है तो Br से नाम भी याद रह जाएगा, ब्राउन रेड या लाल भूरे रंग की वाष्प बनती है। और आयोडीन है तो बैंगनी या वॉयलेट कलर की वाष्प बनती है। तो इस तरीके से हम यहाँ पर इनकी उपस्थिति पता करने के लिए MnO2 ऑक्सीकारक का उपयोग करते हैं। ऐसा यदि आपने देखा हो कि यदि एक ही अभिक्रिया मिश्रण में भूरे रंग की वाष्प निकल रही है, वो ब्रोमाइड की है या ब्रोमीन की है या NO2 की है, उसमें अंतर करना हो तब भी हम MnO2 अभिकर्मक का उपयोग करते हैं। यदि अभिक्रिया मिश्रण में भूरे रंग की वाष्प निकल रही है सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में तो हम ये पता लगाना चाहें कि भूरे रंग की वाष्प नाइट्रेट की NO2 की है या फिर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की है या फिर ब्रोमीन की है, तो उसके लिए हम इसमें अगर MnO2 की उपस्थिति के अंदर अभिक्रिया मिश्रण को गर्म करते हैं तो अगर भूरे रंग की वाष्प तीव्रता से निकलती है इसका मतलब अभिक्रिया मिश्रण में ब्रोमीन उपस्थित है। और यदि MnO2 की उपस्थिति में भूरे रंग की वाष्प नहीं निकल रही है, उसकी जगह यदि कॉपर की छीलन या प्योर कॉपर मिलाने के बाद
धातु की उपस्थिति में गर्म करने पर NO2 की वाष्प तीव्रता से निकल रही है, तो यह यहाँ पर नाइट्रेट की उपस्थिति को प्रदर्शित या नाइट्रेट मूलक की उपस्थिति को प्रदर्शित करता है। तो इस तरीके से क्लोराइड का ऑक्सीकरण क्लोरीन में, ब्रोमाइड का ब्रोमीन में, आयोडाइड का आयोडीन के अंदर ऑक्सीकरण करने के लिए मैंगनीज डाइऑक्साइड काले रंग के चूर्ण का उपयोग करते हैं। इसी तरीके से 5वें नंबर पर मैं ऑक्सीकारक के रूप में ले रहा हूँ Cl2 वाटर। क्लोरीन जल भी ऑक्सीकारक के रूप में प्रयुक्त होता है और यहाँ पर दिया गया, इसकी मैं आपको रिएक्शन एक लिख देता हूँ, कई बार एग्जाम में पूछी गई है। MnO2 और इनमें से किसी की यदि रिएक्शन पूछी जाए तो आप ध्यान से रखना, मैंगनीज डाइऑक्साइड और यदि इनमें से कोई भी एक आयन में ले लेता हूँ Br- लिया जाए, तो इन दोनों की यदि अभिक्रिया की जाती है, इसको मैं HBr के रूप में लिख देता हूँ, तो 4HBr इसमें अभिक्रिया करते हैं और इनको यदि गर्म किया जाए तो यह परिवर्तित हो जाता है MnBr2 में नंबर 1, नंबर 2, जितने हाइड्रोजन है ऑक्सीजन के साथ में उतने जल के अणु बन जाएंगे, प्लस उसके बाद जो शेष बचेगा वह गैस के रूप में परिवर्तित हो जाएगा। तो Mn पूरा हो गया, दोनों ऑक्सीजन जल में बदल गए, चारों हाइड्रोजन जल में बदल गए, पीछे बचा ब्रोमीन, 2 ब्रोमीन आ चुके हैं, तो यहाँ पर पीछे Br2 बचेगा और इसकी जो वाष्प बनेगी वह लाल भूरी रंग की वाष्प के रूप में उस अभिक्रिया मिश्रण से बाहर आएगी। तो इस तरीके से हम पता लगा सकते हैं कि अभिक्रिया मिश्रण में ब्रोमाइड आयन उपस्थित है या नहीं। तो ब्रोमाइड आयनों की उपस्थिति निर्धारित करने के लिए इस ऑक्सीकारक को काम में लेते हैं। नेक्स्ट ऑक्सीकारक की मैं बात करता हूँ क्लोरीन जल। क्लोरीन जल में क्लोरीन स्वयं ऑक्सीकारक के रूप में काम करता है और ये क्लोरीन जल ब्रोमाइड और आयोडाइड आयनों को अभिक्रिया मिश्रण में ब्रोमाइड मूलक और आयोडाइड मूलक दिया गया है, तो क्लोरीन जल की उपस्थिति में तीव्रता से हिलाने पर अभिक्रिया द्वारा Br-Br2 में ऑक्सीकृत हो जाएगा और I- है तो I2 में परिवर्तित हो जाएगा, जिनको हम रंग से पहचान सकते हैं। और परत परीक्षण या लेयर टेस्ट के अंदर हम अभिक्रिया मिश्रण में यदि कार्बन टेट्राक्लोराइड या क्लोरोफॉर्म की उपस्थिति के अंदर ये टेस्ट कर रहे हैं, तो इसमें निर्मित होने वाली ब्रोमीन और आयोडीन जो जल के अंदर कम घुलती है, लेकिन कार्बन टेट्राक्लोराइड के अंदर या क्लोरोफॉर्म में आधिक्य में घुलती है। ऐसी स्थिति में उस कार्बनिक विलायक में घुल करके एक निश्चित रंग युक्त भिन्न परत का निर्माण करती है और ऐसी स्थिति के अंदर क्लोरीन जल की उपस्थिति में ब्रोमाइड और आयोडाइडों का परीक्षण किया जा सकता है। और रिएक्शन की यदि बात की जाए तो सिंपल सी है, Br- की यदि क्लोरीन 2 से रिएक्शन की जाए तो यह Cl- में परिवर्तित हो जाएगा और Br2 में परिवर्तन हो जाता है। संतुलित करें तो ये रिएक्शन होती है। तो ब्रोमाइड आयन ब्रोमीन में, क्लोरीन गैस है वह क्लोराइडों में परिवर्तित होकर विलयन में चली जाती है। तो इस तरीके से हम यह प्रक्रिया संपन्न करते हैं। क्लोरीन की उपस्थिति में हम किसका टेस्ट करते हैं? ब्रोमाइड मूलक और आयोडाइड मूलक की पहचान करने के लिए हम इसका उपयोग करते हैं। इसी तरीके से यदि मैं नेक्स्ट बात करता हूँ ऑक्सीकारक के रूप में, इससे पहले हमने कितने ले लिए थे? ये 5वां है। नेक्स्ट हम 6ठा लेते हैं। तो 6 नंबर पे ऑक्सीकारक के रूप में मैं यहाँ ले रहा हूँ ब्रोमीन वाटर या ब्रोमीन जल। ब्रोमीन जल यहाँ पर 2 का ऑक्सीकरण कर रहा है। SO2 का SO4 में ऑक्सीकरण करता है 2- में, और यदि इसकी जगह I- दिया गया है तो ये I2 में इसका ऑक्सीकरण करता है, जबकि स्वयं किस में परिवर्तित हो जाएगा? Br- में अपचयित होता है। तो इसका खुद का तो यहाँ पर अपचयन हो रहा है, जबकि यह इन दोनों का ऑक्सीकरण करने का काम करता है। तो सल्फर डाइऑक्साइड गैस को यदि ब्रोमीन जल में प्रवाहित किया जाए तो ब्रोमीन जल का लाल भूरा रंग रंगहीन हो जाता है और सल्फर डाइऑक्साइड की उपस्थिति की पहचान हो जाती है। ऐसे यदि पोटेशियम आयोडाइड की विलयन के अंदर यदि ब्रोमीन जल मिलाकर घिलाया जाए तो ऐसी स्थिति में आयोडीन की बैंगनी रंग की वाष्प प्राप्त होती है और इस तरीके से हम यहाँ पर आयोडाइड मूलक की उपस्थिति की पहचान करते हैं। और अब मैं लास्ट ले रहा हूँ
7वां ऑक्सीकारक, और ये है आयोडीन। जैसे ब्रोमीन जल के रूप में, आयोडीन है यह जल में अघुलनशील होती है, तो यह आयोडीन जलीय विलयन के रूप में अगर प्राप्त करनी हो तो Ki के विलयन के अंदर आयोडीन मिलाकर पोटेशियम आयोडेट Ki3 के रूप में प्रयुक्त किया जाता है, या फिर किसी भी कार्बनिक विलायक में आयोडीन घोल करके आयोडीन का विलयन प्राप्त करते हैं, उसी की उपस्थिति में परीक्षण किया जाता है। या फिर अभिक्रिया मिश्रण में जैसे आयोडोमेट्रिक टाइट्रेशन की जाती है, तो आयोडोमेट्रिक टाइट्रेशन के अंदर आयोडीन अभिक्रिया मिश्रण में उत्पन्न होती है और वही आयोडीन फिर अभिक्रिया करती है हाइपो या सोडियम थायोसल्फेट के साथ, जिसमें सोडियम थायोसल्फेट का सोडियम टेट्राथायोनेट के अंदर ऑक्सीकरण करती है। तो यहाँ पर आयोडीन जो उपस्थित है यह ऑक्सीकरण करती है H2O3 जिसको कहा जाता है हाइपो या कहते हैं थायोसल्फेट। सोडियम साथ में है तो सोडियम थायोसल्फेट, और या फिर इसको थायोसल्फेट H2O3 को हम थायोसल्फेट आयन कहते हैं। इन दोनों की अभिक्रिया यदि होती है जलीय विलयन में तो दोनों की अभिक्रिया से प्राप्त होता है S4O6 जिसको हम कहते हैं टेट्राथायोनेट। और टेट्राथायोनेट की ये रिएक्शन हमने कहाँ पर पढ़ रखी है? अनुमापन के अंदर। तो प्रैक्टिकल में अनुमापन के अंदर टाइट्रेशन में हमने आयोडीन का आयोडोमेट्रिक अनुमापन करते हैं, उस समय आयोडीन की मात्रा को हम हाइपो के साथ अनुमापन द्वारा ज्ञात करते हैं और उसमें टेट्राथायोनेट प्राप्त होता है, जिसमें आयोडीन का जो बैंगनी रंग का या जो विलयन प्राप्त हो रहा है वह विलयन परिवर्तित होकर के किस में बदल जाता है? टेट्राथायोनेट के कारण इसका रंग उड़ जाता है। तो इस प्रकार से रंग में परिवर्तन द्वारा हम इसकी उपस्थिति पहचान करते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर भिन्न भिन्न ऑक्सीकारक भिन्न भिन्न घटक की उपस्थिति का निर्धारण करता है। ये थायोसल्फेट की पहचान में प्रयुक्त होता है, ये सल्फाइड आयनों से उत्पन्न SO2 की पहचान करने में प्रयुक्त करता होता है। पोटेशियम आयोडाइड आयन में आयोडाइड मूलक की पहचान करने के लिए हम ब्रोमीन जल का उपयोग करते हैं। इस तरीके से अलग अलग ऑक्सीकारक अलग अलग जगह प्रयुक्त किए जाते हैं। और नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं फिर अपचायक। यहाँ पर हमने 3 अपचायक लेके चलना है और उसमें से पहला अपचायक हम यहाँ पर प्रारंभ करते हैं फेरस अमोनियम सल्फेट या Fe2+ और Fe2+ केमेनोफोर का रंग उड़ा देता है। केमेनोफोर का रंग उड़ा देता है और इसलिए हम केमेनोफोर की उपस्थिति या परमैंगनेट आयनों की उपस्थिति ज्ञात करने के लिए या उसका अपघटन करने के लिए Fe2+ का उपयोग करते हैं। इसकी जगह अपचायक के रूप में हम SO2 भी काम में लेते हैं और SO2 यहाँ पर K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट का जो नारंगी रंग है उसको Cr3+ आयनों के हरे रंग में परिवर्तित कर देता है और यह प्रक्रिया SO2 के द्वारा संपन्न की जाती है। तो इस तरीके से सल्फर डाइऑक्साइड पोटेशियम डाइक्रोमेट या विलयन के अंदर केवल डाइक्रोमेट आयन दिए गए हैं, Cr2O7 2- आयन दिए गए हैं, तो इन आयनों को यह हरे रंग में तो नारंगी से हरे रंग में परिवर्तित कर देता है, अर्थात यह इसके अपचयन की प्रक्रिया संपन्न करता है, इसलिए इसको हम कहते हैं अपचायक। तो सल्फर डाइऑक्साइड यहाँ पर अपचायक के रूप में प्रयुक्त किया गया है। इसके अलावा हम यदि अपचायकों की बात करें तो नेक्स्ट में मैं यहाँ पर अपचायक लेके चल रहा हूँ वो है Ki। पोटेशियम आयोडाइड भी यहाँ पर अपचायक के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। तो तीसरा अपचायक मैं यहाँ पर ले रहा हूँ पोटेशियम आयोडाइड, और आयोडाइड में आयोडाइड आयन है ये अपचायक के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। जैसे आयोडाइड है ब्रोमीन जल का अपचयन कर सकता है, आयोडाइड आयन ब्रोमीन जल का अपचयन करने में सक्षम है, ऐसे ही क्लोराइड आयन का अपचयन करने में सक्षम है। तो इस तरीके से आयोडाइड Ki जो है ये अपचायक के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। इसके अलावा Ki का हम आयोडोमेट्रिक अनुमापन में कॉपर क्यूप्रिक आयनों को क्यूप्रस आयनों में परिवर्तित करने के लिए भी प्रयुक्त करते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है और उसमें हम कॉपर 2+ आयनों की अभिक्रिया यदि पोटेशियम आयोडाइड से करते हैं तो जलीय विलयन के अंदर
पोटेशियम आयोडाइड इससे अभिक्रिया करके क्यूप्रस आयोडाइड का निर्माण करता है, जिसमें कॉपर की ऑक्सीकरण अवस्था 2 से +1 में परिवर्तित होती है, अर्थात अपचयन हो रहा है और अपचायक के रूप में हम किसका उपयोग कर रहे हैं, आयोडाइड का। ठीक है, तो आयोडाइड यहाँ पर अपचयन प्रक्रिया को संपन्न करता है। ऐसे ही यदि मैं HgCl2 कोरोसिव सब्लीमेंट लेता हूँ तो I- आयनों की उपस्थिति में यह अपचित होकर के HgCl2 कैलोमल में परिवर्तित हो जाएगा और यही आयोडाइड आयनों की उपस्थिति के अंदर मरकरी में परिवर्तित होता है और इस तरीके से श्वेत रंग परिवर्तित होते हुए काले विलयन या काले रंग में बदल जाता है, अर्थात मर्क्यूरिक आयन मर्क्यूरस आयनों में मर्क्यूरस आयन मरकरी धातु के अंदर अपचयित होता है, किसकी उपस्थिति में, आयोडाइड आयनों की उपस्थिति में। ठीक है, इसको हम कहते हैं कोरोसिव सब्लीमेंट, इसको कहा जाता है कैलोमल और इसी के नाम के ऊपर कैलोमल इलेक्ट्रोड आपने नाम पढ़ा होगा, उस इलेक्ट्रोड का नामकरण किया गया है। तो इस तरीके से यहाँ पर हम ऑक्सीकारक और अपचायक जो गुणात्मक विश्लेषण में प्रयुक्त करते हैं उनका मैंने यहाँ पर वर्णन आपको किया और इन ऑक्सीकारकों को हम वापस कहाँ कहाँ प्रयुक्त कर रहे हैं, किन मूलकों में कौन सा ऑक्सीकारक प्रयुक्त होगा, उनकी रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होगी, वो सारी प्रक्रियाएं हम नेक्स्ट गुणात्मक विश्लेषण की प्रक्रिया के अंदर लेंगे, जिसमें मूलक अम्लीय और क्षारीय मूलकों का परीक्षण किया जाता है। नेक्स्ट क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है और उसमें हम अम्लीय मूलकों का परीक्षण प्रयोगशाला में कैसे किया जाता है, उसको प्रयोगशाला में लिखा कैसे जाता है, वो सारी प्रक्रिया हम नेक्स्ट क्लास के अंदर लेंगे, जो कि थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिकल में भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, थैंक यू सो मच।